नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में शनिवार को पानी भरने से एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से पुलिस और दिल्ली नगर निगम का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 19 सेंटर सील किए गए, लेकिन हादसे का मुख्य अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और हादसे का मुख्य कारण भी अभी तक कोई एजेंसियां पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली की एजेंसियां क्या कदम उठाएगी, या फिर ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहेगी। इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश काकड़े सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली एक हब है, या महज कोचिंग माफियों द्वारा एक खड़ा किया गया एक भ्रमजाल, ताकि विद्यार्थी अपने अपने राज्य छोड़कर दिल्ली ही आकर तैयारी करें और उन्हें लूट का पूरा लाइसेंस मिल जाए? किसने दिया लाइसेंस? जी सर। लाइसेंस किसने दिया? पुलिस, प्रशासन, नेता सबने मिलके दिया। लूट का लाइसेंस मिल जाए। किसने दिया लाइसेंस? सारा एजुकेशन जो निजीकरण हो रहा था एजुकेशन का, उस वक़्त हम जनता सोए हुए थे। बीपीएससी के बंगाल के जो बांग्लादेश के छात्र हैं, वो रास्ते पर आके पूरे सरकार के नाक में नकेल डाल रहे हैं। हमारे यहाँ की यूपीएससी में इतना बड़ा बवाल हो गया और सुप्रीम कोर्ट से लेके कोई नेता उसके बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं, उसको एग्ज़ाम को रद्द करने को तैयार नहीं, उसकी तारीख बताने को तैयार नहीं। हमारे देश का युवा खून नहीं है, पानी बह रहा है रगों में। मैं कई कॉलेजों के सामने देख रहा हूँ कि पुलिस वाले गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। हमारे ज़माने में पुलिस वाला आने की हिम्मत करे कॉलेज के आस-पास? ये क्या चल रहा है? जेएनयू के छात्र आके इनके साथ में खड़े हो जाते हैं, वही जेएनयू जिसको ये बोलते हैं कि देशद्रोहियों का अड्डा है, जिस अड्डे से पढ़कर निर्मला सीतारमण जी निकली है। अब निर्मला सीतारमण जी देशभक्त है, मगर जेएनयू के जाके बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो देशद्रोही है। आप मुझे ये बताइए कि वहाँ से सैकड़ों आईएएस ऑफिसर बने, बने कि नहीं बने? उसी बिल्कुल। क्लास से जो राउस आईएएस है, वाजीराम है, इनसाइड है, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन है और छोटे तो अनंत इंस्टीट्यूशन है। मैं राजेंद्र नगर को हाँ। पूरा जानता हूँ ढंग से, पूरा ढंग से जानता हूँ राजेंद्र नगर। हमारे देश में रास्ते बढ़ रहे, ऊँचे हो रहे रास्ते और मकान सारे पाताल में जा रहे और उसमें पाताल में भी मकान नीचे बढ़ा के वो अंडरग्राउंड जो करते हैं, उसके लिए देखने का जिम्मा किसका था? वो अफ़सर जो है वहाँ का गवर्नर ने नियुक्त किया हुआ, उपराज्यपाल ने जो नियुक्त किया, सारी नौकरशाही तो उन्हीं के हाथ में, गवर्नर के हाथ में। वो कितने एरोगेंटली बात कर रहे हैं। कोई किसी की जी। ज़िम्मेवारी नहीं है ना, उसका कारण है कि हम खुद ज़िम्मेवार नहीं हैं। हम ही खुद ज़िम्मेवार नहीं हैं। ये इतने आईएएस बनने के लिए आते हैं, आईएएस बन के चले जाते हैं, किसी ने आपका एक्शन लेते हुए देखा? सूरत में अग्निकांड हो गया, हज़ारों मर गए यानी सैकड़ों छात्र वहाँ कूद रहे थे ऊपर से, कितने मरे, किसका क्या हुआ, कोई बाद में डाटा आया? नहीं आया। हर जगह ट्यूशन क्लास में यही चल रहा है, आज तो कॉलेज बंद है, कॉलेज के एग्ज़ाम ट्यूशन क्लास लेते हैं। ये किसने परमिट किया? कौन परमिट कर रहा है? ये माफिया जब हो रहा था, तो यही आईएएस वाले जो होते विद्वान लोग जो है, ये तो विद्वान है ना समाज के विद्वान, ये क्या कर रहे थे? बिल- क्यों नहीं हम्म, किया? कानून तो बना हुआ है कि जो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो ट्यूशन क्लास में नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं सकता। ये कानून है कि नहीं है? और वो कानून होने के बाद भी बच्चों का एडमिशन भी कॉलेज में हुआ, कॉलेज में ट्यूशन ये नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, वो ट्यूशन क्लास में पढ़ाई होगी। सारे ट्यूशन क्लास उनके एग्ज़ाम भी लेंगे और वो जो रेफर करेंगे, वो कॉलेज खाली सर्टिफ़िकेशन जारी कर देगा। किसने मान्य किया? हमारी व्यवस्था ने, समाज व्यवस्था ने मान्य किया। जब कोई मर जाता है, हादसा हो जाता है, उसी वक़्त हम में आक्रोश पैदा होता है। उसके पहले कोई मुझे बोल रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
पब्लिक के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कलेक्टर, कोई सामान्य आदमी के साथ कॉम्प्रोमाइज, उनके सामने तो ऐसे पेश आते हैं सबके सब कि वो राजा महाराजा बने हुए हैं। उनका ये एक ओझा नाम का शिक्षक है, वो बोलता है मैं तुमको राजा बना रहा हूँ। कहाँ गया वो राजा? ये राजे क्या करते हैं, सामान्य आदमी की बात आती तो राजा स्टाइल बात करते और नेता के पीछे चमचे बन के घूमते हैं, जूते तक पहनाते हैं नेताओं के लोग। ये अपने हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने अधिकार के नहीं लड़ सकते, तो ये क्या देश चलाएंगे? ये कैसे चलाते होंगे जिला? जिला उसी तरीके से चलाते हैं कि गरीबों पर अन्याय करना है और ऊपर वाले के जो है उनका चरण चुम्बन करना है, इसी तरीके से चलाते। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों का इस तरीके से हत्या होना। मतलब आप बताइए कि नीलेश राय गेट से चिपक कर मर गए। उस एरिया में हाँ कलेक्टर होगा, उस एरिया में कलेक्टर होगा, चीफ इंजीनियर होगा, इलेक्ट्रिसिटी के भी इंजीनियर होंगे। ऐसे नंगे तार छोड़ने वाले लोग जो है उसके लिए क्या करते वो अफसर? जी और ये इनके अंडर में आते हैं जो यहाँ 70-80 हजार वो बोल रहे थे कि 80-90 हजार बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आज 60-70 हजार बच्चे रास्ते पर है, क्योंकि ओनर ने भी निकाल दिया, लाइब्रेरी वालों ने भी निकाल दिया। इतनी सारी लाइब्रेरियां चल रही थी, प्रशासन अंधा था। दिल्ली में अगर किसी को एक ईंट भी चढ़ाना है ना, एक टीन का टपरा भी लगाना है, तो एमसीडी का अफसर आके, म्युनिसिपैलिटी का अफसर आके आपके सामने खड़ा हो जाता है। आपसे पैसे लिए बिना वो नहीं मानता है। कितने सारे मकान तोड़ दिए, कितने सारे दुकानें सील कर दिए, उस वक्त इनकी जागरूकता होती है। वो ठेले वालों को कूटते वक्त, ठेले वालों का माल लूटते वक्त, उनको उठाते वक्त जागृति हो जाती है, क्योंकि ये सब इन लोगों से हफ्ता लेते हैं। ये जी शासन ने हत्या की है, ये छात्रों की हत्या शासन ने की है। और ऐसे नामर्द छात्र वहां अगर पढ़ रहे होंगे तो ये देश के किसी काबिल के छात्र नहीं, किसी काबिल नहीं है जो अपने हक की लड़ाई, अपने हक का आवाज अगर नहीं उठा सकते, तो ये कलेक्टर बन जाए, नहीं तो और गवर्नर बन जाए, क्या फायदा है किसी को, समाज को क्या फायदा जी होगा बताइए? जी सर। सर आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए सभी सरकार कड़े नियम और कानून बनाए जिससे छात्र और उनके अभिभावकों का शोषण बंद हो, साथ ही साथ इस तरह की घटना होने पर भी उचित दंड का प्रावधान हो? देखो, कानून व्यवस्था, कानून बहुत कड़े बने हुए हैं। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी जो है, वो चेयर पे बैठने वाले यही लोग हैं जो वहां मारे गए। मतलब आप बताइए, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट करने वाले जिसके बारे में बोला गया कि वो अभी प्रिलिमिनरी पास होने के कगार पर था, वो हो गया था, मतलब वो कलेक्टर बनने वाला था। ऐसे हजारों लोग बने हैं ना वहां से कलेक्टर। क्या करते हैं ये लोग? जी ये क्या करते हैं? ये खाली हाँ करप्शन सर। करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमने 5 अटेम्प्ट के लिए वहां 2 साल 3 साल जो लगाया, वहां जो नरकीय जीवन जिया हमने, वो याद नहीं आता इनको। सत्ता की चक्का-चौध में और वो कलेक्टरी की लुआब में ये भूल जाते सब। तो अगर ये लोग खुद के हल अपिष्टा को भूल जाते होंगे, खुद की तकलीफों को भूल जाते होंगे, तो ये जनता की तकलीफ याद रखेंगे क्या? ये जनता के प्रति संवेदनशील होंगे क्या? मैं आग्रह करता हूँ उन 60,000 बच्चे अभी जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं कि खुद के प्रति संवेदनशील बनिए आप। ऐसे ऐसे छोटे-छोटे कस्बों में जिसमें हाथ भी नहीं फैल सकता, वो गए थे। अभी जो है जी, एंकर, अभी जो क्या एंकर है होता ना, है जी सर? कौन से टीवी में है वो, जो हाथ फैला के वहाँ दिखा रहे थे कि 4 बाय 4 का रूम है, यहाँ 4-4 बच्चे पढ़ाई करते हैं, अंदर हाँ, हाँ, सफोकेशन हाँ, होता है ना? अभी अभी एंकर ने कुछ वहाँ किया है। आप मुझे हाँ। बताइए, ये कुछ पढ़ने कुछ वाले कौन है? स्टूडेंट बोलना चाह रहे हैं सर, पर क्या हुआ ना कि उनको धमकाया गया है कि अगर वो क्लासेस में उनके धमकाया गया कि अगर किसी ने बोला तो उनको हाइलाइट किया जाएगा। हाँ, हाइलाइट किया जाएगा, तो बोलने का ठेका हम जैसे लोगों ने लिया है। मतलब अगर वो भगत सिंह बोलता कि हमें हाइलाइट कर देंगे, चंद्रशेखर आजाद बोलते हमें हाइलाइट कर देंगे, गांधी बोलते हमें हाइलाइट कर देंगे, तो क्या देश आजाद होता? जी व्यवस्था सर, सुधारना बिल्कुल। जिन लोगों का काम है, जिसकी ट्रेनिंग आप ले रहे हो, वो उस व्यवस्था के प्रति आप बोलते नहीं हो। उस व्यवस्था की अनियमितता के प्रति बोलते नहीं हो। जो पास आउट हो गया, ठीक है, ये जो धमकियां दे रहे विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा और इनके जैसे सैकड़ों, ये धमकियां अगर छात्रों को दे रहे हैं,
तो इनकी दुकान बंद करने में कितना समय लगेगा? एक कलेक्टर ने अगर ठान लिया तो इनका दुकान बंद करने में कितना समय लगेगा? ये छात्र वहां एमएसईबी के वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पीछे पढ़ने का और एमसीडी के पीछे पढ़ने का, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वहां जाके क्यों नहीं डटते हैं? वहां क्यों नहीं खड़े होते? शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर क्यों नहीं खड़े होते? इधर मरने से अच्छा है कि वहां जाके आप प्रोटेस्ट करो, वहां जाके आप उनके सामने अड़ो, उनको बोलो कि हमें जीने का अधिकार है, हमारे हक और अधिकार ये है, हम यहाँ इस तरीके से नहीं जी सकते और ये सारा बाजार जो है एजुकेशन का वो राजेंद्र नगर से उठाना चाहिए। किसी को वहां परमिशन नहीं, ये सारी बिल्डिंगें बुलडोजर से गिराने चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ऐसे जगह पर जहां आपके हॉस्टल होंगे, जहां रहने की आसानी से सुविधा होगी, जहां सब व्यवस्था हम कर देंगे, ऐसे जगह होने चाहिए। हम कलेक्टर बना रहे ऐसे जगह पर, क्यों नहीं बिल्कुल नोएडा में बिल्कुल बनाइए? क्यों नहीं नोएडा में बना? ऐसे कौन सी लागत लगती है ऐसे नोएडा में बनाने की? मगर ये रैकेट है, सारा का सारा हाँ रैकेट है। उस रैकेट में आपको चक्रव्यूह में आपको फंसा दिया गया और उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपके पास में हिम्मत नहीं है और आप टारगेट होने की बात करते हो। सर, ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस मुख्य अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई, इसका क्या मतलब है? कोचिंग संचालकों की पहुंच पुलिस प्रशासन को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके ऊपर तक है, जिसके कारण वह भी बच पा रहे हैं, अब तक बच पा रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा। एक बार होम मिनिस्टर के यहाँ चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ गया, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो मैंने वहाँ कमेंट मेरा दिया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मगर मैंने कमेंट्स दिया था कि पोस्टिंग ट्रांसफर के वक़्त पैसे लेना बंद कर दो। जब उसको पोस्टिंग 2 करोड़ और 5 करोड़ में मिलेगी किसी थाने की, तो उसको आप और मैं तो पैसे नहीं देने वाला हूँ। 5 करोड़ भरपाई कहाँ से करेगा? ऐसे इल्लीगल कामों से करेगा और इल्लीगल ट्यूशन क्लास से, इल्लीगल घर वालों से, इल्लीगल जो वहाँ होटल चलाते हैं, इल्लीगल वहाँ जो निवास व्यवस्था चलाते हैं, उन सब से पैसे वसूली नहीं करेगा, तो उसने जो 5 करोड़ दिया होगा थानेदार ने वहाँ पोस्टिंग करने के लिए, वो कहाँ से वसूल करेगा? कैसे वसूल करेगा? किसको चिल्लाओगे आप? किसके पीछे चिल्लाओगे? सारी व्यवस्था सड़ने दी है हमने और वो व्यवस्था के हम भागीदार बने। हम भी उसके लिए जिम्मेवार है। हमारे बच्चे वहां पढ़ने आते हैं, कितने कलेक्टर के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे होंगे, कितने हाँ, कमिश्नर के बच्चे वहीं पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे? जी जी सर, थोड़ी बेहतर पढ़ रहे सुविधा में पढ़ रहे होंगे, मगर सबकी लाइब्रेरी अगर नीचे है, मुझे बताया गया कि हजारों लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है, तो हाँ, जिनको अपने बिल्कुल। बच्चे की भी कीमत नहीं है, जिनको अपने वारिसों की भी कीमत नहीं है, और कोई भी व्यवस्था में हम उसके सहभागी अगर बनते हैं, लूट की व्यवस्था में अगर हम उसको हाथ देते हैं या उसको हमारी मान्यता देते हैं, किससे अपेक्षा करोगे परिवर्तन की? तुम्हारे घर में अगर तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, तुम्हारी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्यों नहीं जागा अभी तक कलेक्टर वहां का? क्यों नहीं जागा कमिश्नर वहां का? ये सारे आईएएस है, सारे आईएएस है, वहीं से बने हैं। क्यों नहीं जाग रहे अभी तक? क्योंकि उनके तरफ हफ्ता पहुंचता है, उन्होंने जो खर्चा किया उसकी वसूली कर रहे हैं। उनकी पोस्टिंग करते जी, वक्त उन्होंने पैसा खाया है, वो दिया है, ऊपर तक पैसा पहुंचा है। कौन पूछेगा आपको? कौन सुनेगा आपकी? वो चिल्लाते रहते दिन रात आम आदमी पार्टी वाले भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए। अरे भ्रष्टाचार मुक्ति तो तब करोगे जब व्यवस्था आपके हाथ में होगी। एक सिंपल चपरासी भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते होंगे बिना गवर्नर के, और सातों की सातों सीटें आपने मोदी जी की ला दी। व्यवस्था है। मोदी जी ने 130 लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट भर्ती कर लिया। हजारों ऐसे लोग कि जिनकी काबिलियत कुछ नहीं थी। राजकोट में एक सेंटर में 85% लोग मेरिट आते हैं। किस व्यवस्था की बात कर रही है आप? किस व्यवस्था में परिवर्तन चाहती हो? हमारे यहाँ मौसमी होता है। जब क्रिकेट आती है तो भारत पाकिस्तान होता है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो हम सब देशभक्त बन जाते हैं। बाकी के फिर बाद में पूरे के पूरे 362 दिन हम देश के सारे कानून तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। देखो, ट्रैफिक सिग्नल पर जो हमारे महाराष्ट्र में है, वो तोड़ने वाले कौन है? गरीब है क्या?
नहीं। तो पुलिस वालों को सामने जब पुलिस वाला रोकता है तो बोलता है मुझे जानता नहीं क्या, मेरे बाप का नाम पता नहीं क्या, इसको तो पता है ही नहीं इसके बाप का नाम। जो पूछ रहा है उसको पता नहीं है उसके बाप का नाम, इसीलिए वो पुलिस वाले से पूछ रहा है कि मेरे बाप का नाम पता नहीं क्या। तो ये ऐसे बिना बाप के लावारिस जो लोग हैं, ये देश की पूरी व्यवस्था खराब कर रहे हैं। देश में सुव्यवस्था होनी चाहिए, मगर मैं अव्यवस्था फैलाऊंगा। देश पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, मगर मैं क्या करूंगा, तो मैं कचरा फैलाऊंगा। देश में किसी ने किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, मगर मुझे शोषण करने की पूरी आजादी है, मुझे अव्यवस्था फैलाने की आजादी है। ऐसे लोगों के साथ में कैसे डील करोगे मैडम? मुश्किल है सर। जब आपके ऊपर आती है तो रोते हो ना, वो गरीब का क्या? उसके लिए आप बने हो ना, आप कसम लेते हो ना कि मैं किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं करूंगा। और ये बनने वाले बोलते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, मकान मालिक का प्रेशर है, ट्यूशन क्लास का प्रेशर है, हमारे लाइब्रेरी वालों का प्रेशर है, हमारे मास्टरों का प्रेशर है। अभी यही प्रेशर हैंडल नहीं कर रहे तो डिस्ट्रिक्ट का प्रेशर कैसे हैंडल करोगे? 70 विभागों के 70 डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं कलेक्टर। एक कलेक्टर भी अच्छा होगा ना तो पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी। ये सारे ट्यूशन क्लास वहां से भगाइए, इसको नोएडा में, गुड़गांव में ले जाइए, ऐसे जगह पर ले जाइए जहां नया सिटी बना सकते हो आप। और वो ट्यूशन क्लास वालों ने अरबों खरबों रुपए बनाए, उनको दीजिए वो व्यवस्था कि रहने की व्यवस्था, तेरे स्टूडेंट है, एडमिशन अगर दिया, एक क्लास में 700 स्टूडेंट है तो तुझे 700 रूम देना पड़ेगा। ये बोलिए, मरने के लिए मत छोड़िए। ये बच्चे मर जाएंगे तो हमारे यहाँ का टैलेंट वैसा भी भग रहा है बाहर, बाहर जा रहा है। अब प्रशासनिक टैलेंट्स भी इस तरीके से मारा जाए तो इस देश का फिर कौन मालिक है भाई? अच्छे दिन की यही शुरुआत है। आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि कोचिंग माफियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो छात्र और अभिभावकों का शोषण कर रहा है। सरकार को इन संस्थानों के लिए कड़े नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके और दोषियों को उचित सजा मिल सके। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस मुख्य अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई। क्या उनके प्रभाव और पहुंच इतनी बड़ी है कि कानून भी उन तक नहीं पहुंच सकता। हमारी चर्चा यही समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि इस मुद्दे पर हमारी सरकार और एजेंसियां ध्यान देगी और उचित कदम उठाएगी ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। धन्यवाद सर।